हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है और साथ में इम्पोर्टेंट लाइनों को नोट करना है, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की एक लाइन एक वर्ड से आपका बोर्ड और नीट के अंदर क्वेश्चन बनता है, तो एनसीईआरटी के ऊपर कमांड करना बहुत ज़रूरी है पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड बहुत ही वंडरफुल होता है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग। इसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बहुत टाइप्स होते हैं वो बहुत ही अमेजिंग बात है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग, लिव्स एज स्पीचलेस। तो क्या होता है, जिस जिस आवास में ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े माउंटेन्स हो, बड़े बड़े घने जंगल हो, समुद्र हो, फ्रेश वाटर हो, झीलें हो, नदियाँ हो, मरुस्थल हो, हॉट स्प्रिंग हो, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल इंसान के लिए या नॉर्मल एनिमल के लिए रहना भी मुश्किल है। तो ऐसे ऐसे हैबिटेट्स होते हैं जिनको देख करके हम बिल्कुल स्पीचलेस हो जाते हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स ऑफ और द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैल्यू ऑफ फ्लावर्स, द अटैकिंग शार्क इवोक्स अवे एंड द डीप सेंस ऑफ वंडर। तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स हैं, फ्लावर्स की, आपकी जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देख करके क्या होता है, आपका अटैकिंग शार्क्स हैं, और इससे हमें बहुत अचंभा होता है कि नेचर के अंदर इतनी विभिन्नताएं ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग्स मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग्स द पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। क्या होता है कि ये जो इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि डिफरेंसेस हैं बहुत सारे। एक स्पीसीज़ के जो मेंबर हैं और जो दूसरी स्पीसीज़ के मेंबर हैं उनके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बल्कि एक जो स्पीसीज़ की पॉपुलेशन उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस के साथ साथ वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रह रहे हैं, अलग अलग स्पीसीज़ मिलकर रह रही हैं एक दूसरे के साथ। तो वो क्या है, बहुत ही आपका एक डीप सेंस है वो, जिसको इकोलॉजी के अंदर अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। अब क्या है, इसके अंदर मोलिकुलर ट्रैफिक भी है। आपके जो हर एक सेल है, सेल के अंदर अलग अलग केमिकल्स हैं, साल्ट्स हैं, हार्मोन्स हैं, अलग अलग आपके मिनरल्स हैं। तो वो सभी भी क्या है, आपके सेल के अंदर उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बाहर से लेके आए जा रहे हैं, फूड से हम उसको न्यूट्रिशन को ले रहे हैं, जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, आपका सेल के लेवल के ऊपर भी बहुत सारे क्या है, आपके कोऑपरेशन है और कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब बहुत सारी अपोजिट चीज़ें भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो साथ मिलकर काम कर रही हैं। वो देखने में अपोजिट हैं लेकिन वो साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो आपस में मिलकर रह रहे हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है वो ज़्यादातर समझने का इतना है नहीं। इसमें आपके जो मेनली जो आपके टैक्सोनॉमिकल एड्स जो आएंगे इसके अंदर, और हमें जानना है कि जो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके कौन कौन से फीचर्स हैं। देखिए आगे, दिस क्वेश्चन और व्हाट इंडीड लाइफ इज़। तो ये सब हमें देख के ये क्वेश्चन आता है कि भाई लाइफ का मतलब क्या है, क्या जीवन है क्या। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इनप्लिक्ट क्वेश्चंस विद इन इट। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर दो तरह के क्वेश्चन छुपे हुए हैं। द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू व्हाट इज़ लिविंग, व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। तो जो पहला जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसके अंदर हम जानेंगे कि भाई लिविंग चीज़ के अंदर जो लिविंग है, जो जीवित है, उसके अंदर क्या होता है, और जो ऐसा कि जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं होता है। मतलब जो लिविंग है उनके अंदर क्या ऐसी चीज़ है और जो नॉन लिविंग उनके अंदर क्या ऐसा नहीं होता है जिसके कारण वो नॉन लिविंग है। द सेकंड इज़ फिजियोलॉजिकल वन, और जो दूसरा जो है वो क्या है, थोड़ा फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। एंड सिक्स आंसर टू व्हाट पर्पज़ ऑफ लाइफ। उसके अंदर हमें क्या जानना है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या क्या पर्पज़ है। तो दूसरे का आंसर तो हम नहीं दे सकते एज ए बायोलॉजिस्ट। हम क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर करने का कोशिश करेंगे। एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट व्हाट इज़ लिविंग। तो इसमें हम सबसे पहला जो आपका टॉपिक है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई जो लिविंग क्या होते हैं, कि भाई लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, जो हम किस चीज़ को लिविंग कहेंगे, लिविंग के अंदर कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो नॉन लिविंग के अंदर नहीं पाए जाते, जिसके कारण उनको लिविंग कहा जाता है। तो देखिए,
When we try to define living, we conventionally look for distinctive characteristics exhibited by living organisms। तो हम जब लिविंग को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन को बताने की कोशिश करते हैं, तो हम उसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएंगे जो कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही पाए जाते हैं। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होते हैं और किसी भी नॉन लिविंग के पास नहीं मिलेंगे। ग्रोथ, इसके अंदर देखिए कौन कौन से हो सकते हैं। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। ग्रोथ हो गया आपका, रिप्रोडक्शन हो गया, अपने आसपास एनवायरनमेंट को सेंस करना कि क्या हो रहा है उसको सेंस करना, वो हो गया। एंड माउंट ए सूटेबल रेस्पॉन्स कम टू आवर माइंड। और तो आपके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है तो उसके लिए आप रेस्पॉन्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, सब ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं जब हम कहेंगे कि भी यूनिक फ़ीचर क्या होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो इसके आंसर में हम ये कहते हैं कि उसके अंदर ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगा, एनवायरनमेंट को सेंस करने की पावर होगी, और जो बाहर से कोई स्टिमुलस आता है तो उसके लिए रेस्पॉन्स देने की पावर होगी। तो ये सब क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स हैं। वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज। तो कुछ एक और हो सकते हैं कि भाई उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकता है डीएनए, सेल्फ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उनकी सेल्फ होती है, एंड इंटरैक्ट एंड एमर्जेंस टू दिस लिस्ट। तो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एमर्ज करते हैं, मतलब धीरे धीरे चेंज होकर के एक एनवायरनमेंट के अंदर वो एमर्ज करते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को बढ़ाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस। तो ये जो हमने कुछ लिस्ट आउट किए हैं कि ये जो फीचर्स होते हैं लिविंग के, इसको अब एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो फीचर है वो है ग्रोथ। तो देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जितने भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। अब इसमें हम समझने की बात है कि ग्रोथ होती क्या है। तो इंक्रीज इन मास के अंदर इंक्रीज होना, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के अंदर क्या क्या होता है। तो भाई ग्रोथ के अंदर एक तो उसका मास इंक्रीज होना, ओवरऑल बॉडी का मास वेट इंक्रीज होना, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, कि भाई एक पॉपुलेशन के अंदर पहले 10 मेंबर थे, अब वो 10 होकर के 50 हो गए। तो वो भी क्या है, ग्रोथ है। वो एक पॉपुलेशन के लेवल की ग्रोथ है, एक स्पीसीज की ग्रोथ हो रही है। और यदि एक इंडिविजुअल की बात करें तो एक इंडिविजुअल का वेट गेन हो रहा है, मास बढ़ रहा है। तो हम ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे देखिए, ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो आपका मल्टी सेलुलर है, एक से ज़्यादा सेल से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, वो क्या किससे ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीज़न से। मतलब मान लीजिए उसके अंदर पहले 100 सेल थे, अब 100 सेल्स मिल करके हर एक सेल से एक और नया सेल बनेगा, तो 100 सेल मिल करके 200 सेल्स हो जाते हैं। तो मतलब क्या हो गया, उनका सेल नंबर इंक्रीज हो गया, तो उनका मास इंक्रीज हो गया। तो वो भी क्या है, ग्रोथ है। तो जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किससे ग्रो करते हैं, सेल डिवीज़न से। इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, पूरे ज़िंदगी भर ये जो सेल की ग्रोथ होती रहती है, मतलब सेल डिवीजन होता रहता है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन अप टू ए सर्टेन एज। जो एनिमल्स के केस में कुछ एक टाइम तक ही ग्रोथ होती है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स से एग्जांपल लेंगे तो भी लगभग 20-22 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद वो एक रुक जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स के कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, पूरे जीवन भर उनकी ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब उनके अंदर सेल डिवाइड करते रहते हैं। हाउ एवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज़ टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। तो क्या होता है, सेल डिवीज़न हर एक तरह का सेल डिवीज़न से ग्रोथ नहीं होगी। जैसे कि हमारे कुछ एक सेल्स हैं जो पहले मरते रहते हैं और उसकी जगह नए सेल बनते रहते हैं। तो नए सेल तो बन रहे हैं, लेकिन उतने ही मात्रा में सेल मर भी रहे हैं। वो क्या है, आपका कंपनसेशन के लिए कर रहे हैं कि भी लॉस ना हो कुछ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीज़न। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी क्या होते हैं, सेल डिवीज़न से ग्रो होते हैं। वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यदि आप इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते हैं कि वे कैसे ग्रो करते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना है कि भाई उसके माइक्रोस्कोप के नीचे उसके
नंबर ऑफ़ सेल्स की काउंट कर लेंगे, और जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे उसके बाद दोबारा काउंट करेंगे तो उनका सेल का नंबर हमें बड़ा मिलेगा। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देखिए ये समझने की बात है कि ये क्या कह रहा है, जितने भी ज़्यादातर हायर एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उस केस में क्या होता है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, दोनों होते हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमने पहले जाना था कि भाई जो बॉडी मास का इंक्रीज होना वो क्या है, ग्रोथ का ही करेक्टर, वो भी एक ग्रोथ है। नो लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ़ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। क्या कर रहा है, क्या जाना हमने कि भाई जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स है उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, दोनों एक साथ होते हैं। जैसे कि अगर कोई सेल है, उसका सेल का क्या हुआ, नंबर बढ़ा तो हम कहेंगे सेल का रिप्रोडक्शन हो गया, और अब नंबर बढ़ा है तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, या हम कहेंगे मास बढ़ रहा है। तो अब मान लीजिए पहले 500 सेल्स थे, अब उन 500 सेल से हर एक सेल से एक एक बना तो 1000 सेल बन गए। तो 1000 सेल जब बन गए हैं तो उससे क्या हो गया, उसका नंबर इंक्रीज हो चुका है, नंबर इंक्रीज हो गया तो मास इंक्रीज हो गया। और ऐसे ही हम कहेंगे कि सेल डिवीज़न के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो बॉडी मास के अंदर इंक्रीज होना ग्रोथ है। नो लिविंग भी क्या कर सकते हैं, भी ग्रोथ कर सकते हैं। अगर हम कहें कि भाई कोई भी बॉडी है उसका अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो हम उसको ग्रोथ कहेंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में तो जो नॉन लिविंग है वो भी आपका ग्रोथ शो करते हैं। देखिए नॉन लिविंग ऑल्सो ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक मास इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। अगर हम माने कि भाई मास के अंदर इंक्रीज होना एक ग्रोथ का ही करेक्टर है तो नॉन लिविंग है वो भी क्या होते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। माउंटेन्स बोल्डर्स एंड सैंड माउंटेन्स डू ग्रो। तो क्या होते हैं, जो आपके पहाड़ हैं, जो आपके रेत के टिब्बे हैं या सैंड माउंटेन्स हैं उसके क्या है, ग्रो करते हैं। जैसे जैसे कि कुछ टाइम बाद वो जो रेत है वो इकट्ठा हो जाता है और दूर का जो सैंड है वो उसके ऊपर डिपॉजिट होती रहती है। तो मान लीजिए वो पहले वो सैंड का इतना था, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होकर उसके ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या हो रही है, इंक्रीज इन मास है, तो उसको भी हम ग्रोथ कहेंगे। हाउ एवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाई नॉन लिविंग इज एक्यूमुलेटेड और इज बाई एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। क्या बोल रहा है कि इस तरह की जो ग्रोथ है जो हम नॉन लिविंग के केस में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, नॉन लिविंग के ऊपर एक मटेरियल अकुमुलेट होता रहता है। जैसे कि मैंने रेत का टिब्बा है कोई, तो टिब्बे के ऊपर और रेत आ रहा है तो वो ऊपर से सरफेस के ऊपर से क्या है, नया मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है जिसके कारण ग्रोथ हो रही है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इनसाइड। तो ये आपका फ़र्क है कि जो लिविंग होता है उसके अंदर सेल ग्रो हो रहे हैं, अंदर से बॉडी के अंदर सेल का नंबर बढ़ रहा है तो मास बढ़ रहा है बॉडी का। लेकिन जो नॉन लिविंग है उसके अंदर क्या है, जो उसके अंदर बाहर से इंक्रीज हो रहा है मास, बाहर से कुछ मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उसके बाद उसका मास इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट लाइन है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि भी जो सिर्फ लिविंग के अंदर ही पाई जाती है वो ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि नॉन लिविंग के केस में भी ग्रोथ होती है। कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमें कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा कि जो लिविंग होता है उसके अंदर ग्रोथ जो वो इनसाइड होती है, जब ग्रोथ इनसाइड होती है तो बॉडी मास इंक्रीज होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उसके अंदर बाहर उसके सरफेस के ऊपर मटेरियल डिपॉजिट होता है, उसके कारण उसका मास इंक्रीज हो रहा है, तो वो नॉन लिविंग है। तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो ये हम क्या कहेंगे, दिस इज़ नॉट द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर बट नॉट द डिफाइनिंग फीचर। ए डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। तो डेड ऑर्गेनिज्म वो ग्रो नहीं करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका रिप्रोडक्शन है। तो हम रिप्रोडक्शन और जो आपका ग्रोथ है वो अभी हमने देखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अंदर। तो देखिए रिप्रोडक्शन लाइक वाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो रिप्रोडक्शन भी होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स वन और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। तो अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भी अपने जैसे
प्रोजनी संतान पैदा करना जिसके जो फीचर्स हैं वो उसके माँ बाप से मिलते जुलते हैं। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस केस में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं जिसके अंदर दो पेरेंट्स हैं, दोनों पेरेंट्स मिल करके अपने प्रोजनी को पैदा किया और संतान को पैदा किया, और वो संतान के जो फीचर्स है, जो गुण हैं, वो दोनों माँ बाप से मिलते जुलते हैं। Organisms produced by asexual means also fungi multiply and spread easily due to millions of asexual spores they produce। तो इसी के द्वारा क्या होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उस केस में जैसे इसमें फंजाई का एग्जांपल है जिसके अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स से जो प्रोड्यूस होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा वी ऑब्जर्व बडिंग। तो जो लोअर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट और हाइड्रा, इसके अंदर बडिंग होती है जिसके ऊपर बॉडी के अंदर एक बड़ निकलता है, उसका साइज बढ़ता है और नया एक हाइड्रा बन जाता है। और इन प्लेनेरिया वी ऑब्जर्व रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन। ये आपने 10th में पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कि भाई जो प्लेनेरिया जो होता है उसके अंदर ट्रू रीजनरेशन होता है जो कि एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड बिकम्स ए न्यू ऑर्गेनिज्म। तो क्या होता है रीजनरेशन, क्या होता है, तो जो ऑर्गेनिज्म का फ्रेगमेंट जो दूर हो चुका है उससे, उस फ्रेगमेंट से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनियम ऑफ मोसिज और इजीली मल्टीप्लाइड फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन के और एग्जांपल बता रहा है कि भाई उसके अंदर फंजाई है, फिलामेंटस एल्गी है और मोसिज जो है वो क्या है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करते हैं। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ। तो हमने जैसे देखा कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही चीज़ है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कहते हमने कहा ये अमीबा है, अमीबा ने क्या किया, एक सेल से अब बीच में से फट के 2 सेल बन चुके हैं, तो इसी को हमने कह दिया ग्रोथ, और यही उसका एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। तो जैसे ही नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो उसको हम ग्रोथ भी कहते हैं और उसी को हम रिप्रोडक्शन भी कह रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। तो हमने ग्रोथ को बताया कि या तो सेल का नंबर इंक्रीज हो या उसका मास इंक्रीज हो। हैंस वी नोटिस दैट इन सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट यूजेज ऑफ दीज टू टर्म्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इन दोनों टर्म्स के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के अंदर पूरा क्लियर नहीं है कि भाई कहाँ रिप्रोडक्शन हो रही है, कहाँ ग्रोथ हो रही है। फर्दर देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, जिसका एग्जांपल म्यूल्स हैं, स्ट्राइल वर्कर बीज है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, तो जो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। हैंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन को भी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। सबसे पहले हमने ग्रोथ को देखा, ग्रोथ को भी हमने नहीं माना क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिविंग नॉन लिविंग भी हैं जो कि ग्रोथ को शो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, सैंड माउंटेन्स हो गए, जिसके ऊपर की मटेरियल की डिपॉजिट होती रहती है और उसका बॉडी मास इंक्रीज होता रहता है, तो वो एक ग्रोथ नहीं है। ऐसे ही आपका रिप्रोडक्शन है, कई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करते लेकिन वो लिविंग है, जैसे कि म्यूल हो गया, आपका जो वर्कर बीज होते हैं, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसके अंदर जो वर्कर बीज होती है वो भी स्ट्राइल होती है, सिर्फ उसके अंदर जो क्वीन बी होती है वही क्या होती है, फर्टाइल होती है, बाकी सब स्ट्राइल होते हैं, तो वो भी लेकिन लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रही है। और एक ऐसा कपल जिसको बच्चे नहीं हुए हैं वो भी क्या रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वो लिविंग है, तो लिविंग को भी हम एक डिफाइनिंग फीचर नहीं बता सकते। ऑफ कोर्स नो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लेसिंग बाई इटसेल्फ। और ये तो सही बात है कि कोई भी जो नॉन लिविंग होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, अपने आप को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये है आपका रिप्रोडक्शन के बारे में। आगे देखिए, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। तो जो अगला जो कैरेक्टर है जो हम कहेंगे लिविंग का, वो क्या है, एक मेटाबॉलिज्म की, वो मेटाबॉलिज्म में शो करते हैं, यानी उसके बॉडी के अंदर अलग अलग तरह के रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस के कारण वो लिविंग रहता है। देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, सभी जो हैं वो केमिकल्स के बना है, आपको पता है। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लास साइज एंड फंक्शंस। जो हर एक जो केमिकल है उसका साइज अलग अलग हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, अलग अलग क्लासेस का होता है, अलग अलग वो काम करता है। आर कॉन्स्टेंटली बिंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोकेमिकल्स। तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो छोटे बड़े, उनकी क्लास अलग है, साइज़ अलग है, उनके फंक्शन अलग हैं, वो क्या है हर एक समय नए नए बनते रहते हैं और कुछ मिल करके नए बायोकेमिकल्स बनते रहते हैं। इसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं, उसी के कारण हम जिंदा हैं।
दीज कन्वर्जेंस आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो जो केमिकल्स का बनना, टूटना, नए केमिकल्स का बनना और ये रिएक्शंस होना, सब क्या है, ये जो कन्वर्जन हो रही है आपकी बॉडी के अंदर, वो सब क्या है, आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हम बोलते हैं। दीज आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस अकरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक समय पे, हर एक सेकंड में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हज़ारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। बी दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो ऑर्गेनिज्म जो हो वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं। ऑल प्लांट्स, फंजाई, एनिमल एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। द सम टोटल, ये इंपॉर्टेंट है, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एन बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। तो जो भी आपके केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रही हैं, लास्ट में जो बन रहा है, टूट रहा है, उसके बाद फिर से बन रहे हैं, टूट रहे हैं, अलग अलग केमिकल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब क्या है, वो क्या है, मिल करके जो आखिर में होता है वो मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो लिविंग ऑब्जेक्ट, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। कोई जो नॉन लिविंग है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करती। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम आउटसाइड द बॉडी, शरीर से बाहर भी परफॉर्म कर सकते हैं लैब कंडीशन के अंदर, सेल फ्री सिस्टम के अंदर। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड टेस्ट टू बी नाइदर लिविंग नॉन लिविंग। तो क्या होता है, अगर हम उसको किसी लैब कंडीशन के अंदर या हम किसी ऐसे सिस्टम के अंदर बाहर कर रहे हैं जहाँ पर कोई बॉडी नहीं है, तो क्या होता है, आइसोलेट करके हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस को शो कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो तो ना तो लिविंग है ना ही वो नॉन लिविंग है। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reactions in vitro are not living but surely living reactions. तो ये क्या है, आपका डिफाइनिंग फीचर है, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन उसको अगर आइसोलेटेड कंडीशन में कह रहा है तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे, इन विट्रो कंडीशन में, लैब कंडीशन में, लेकिन उसको लिविंग रिएक्शंस कहेंगे कि भाई ये जो रिएक्शंस है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही हो रही हैं। एंड द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो पहला जो आपका डिफाइनिंग फीचर निकल के आया है वो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। देखिए आगे, परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लो लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एबिलिटी टू सेंस दिस सराउंडिंग। तो जो आखिरी में जो आपका एक फ़ीचर आता है कि भाई जो लिविंग जो होते हैं वो अपने आसपास के सराउंडिंग को, आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं वो। एंड रेस्पॉन्स टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई विच कुड बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। और कोई भी बाहर से एनवायरनमेंट के अंदर कोई स्टिमुलस आया है उसके लिए वो रिएक्शन या रेस्पॉन्स शो करते हैं। उसको हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है कि वो आपका एनवायरनमेंट के अंदर जो वो सेंस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को, और अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो स्टिमुलस आया उसके लिए रेस्पॉन्स दे सकते हैं। वी सेंस आवर एनवायरनमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स से हम उसको सेंस करते हैं। प्लांट्स रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, पोल्यूशन एक्सेट्रा। जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, जो जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे कि लाइट हम उसको प्लांट को पास कर रहे हैं तो उसकी तरफ वो झुक जाता है, वाटर को अगर हम दे रहे हैं तो उसकी तरफ रूट्स बढ़ जाती हैं, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो उसके लिए उस टोमेटा क्लोज कर ले सकता है। मतलब वो हर एक जो उसके एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके लिए रेस्पॉन्स शो कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to the environment। जो जितने भी आपके छोटा और बड़े से बड़ा कॉम्प्लेक्स, जो प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स तक जितने भी आपके सेल्स हैं, सभी सेल्स क्या हैं, ये काम करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, रेस्पॉन्स करते हैं और सेंस करते हैं उसको। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फोटो पीरियड के द्वारा आपका प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग वगैरह जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो अफेक्ट होता है, और ऑर्गेनिजम्स भी इससे, सीजनल ब्रीडर भी इससे अपना फंक्शन करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग द बॉडी। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे केमिकल जो बॉडी के अंदर एंटर हो रहे हैं उसको हैंडल करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर आर अवेयर ऑफ दिस सराउंडिंग्स। तो वो अवेयर हैं, अवेयरनेस, जागरूक हैं, वो अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे जागरूक हैं।
ह्यूमन बींग्स इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि हैज़ सेल्फ कॉन्शियस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो क्या होते हैं, अवेयर होते हैं अपने सराउंडिंग से, कि सराउंडिंग से फूड ले रहे हैं, उसके लिए फिर रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, लाइट, टेम्परेचर, विंड, वाटर सभी के लिए रेस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो अवेयर है। लेकिन एक इंसान ही एक सिर्फ ऐसा जानवर है या एनिमल है जो कि सेल्फ अवेयर भी है, उसको आत्मज्ञान भी है कि हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे सब हो रहा है, तो वो क्या है, सेल्फ अवेयर है, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो इसलिए जो दूसरा कैरेक्टर आ गया वो क्या आ गया, कॉन्शियसनेस इज देयरफॉर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला क्या आता है आपका, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बाद दूसरा है आपका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब फील करना। कॉन्शियसनेस, आप बाहर खड़े हो, नेचर के अंदर बैठे हुए हो, हवा को फील कर रहे हो, हवा जब उड़ के आपके पास आ रही है, स्किन के ऊपर टच हो रही है, तो आपको सब फील हो रहा है, कॉन्शियस, उसको आप महसूस कर पा रहे हो। तो ये सब क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, नॉन लिविंग इसको नहीं कर सकता। आगे देखिए, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग इट इज़ ऑल मोर डिफ़िकल्ट टू डिफाइनिंग ए लिविंग स्टेट। तो अगर इंसान की बात की जाए तो इस केस में ज़्यादा मुश्किल हो जाता है लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना। वी ऑब्जर्व पेशेंट इन कोमा virtually सपोर्टेड बाय मशीन्स विच रिप्लेस हार्ट एंड लंग्स। तो हम ऐसे ऐसे पेशेंट देखते हैं जो कि कोमा के अंदर हैं, जिनको आसपास ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको होश नहीं है, बेहोश है कई सालों से, तो उनके मशीन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। डायलिसिस पे है, किडनी का कोई रोग है तो डायलिसिस है, लंग्स के रोग है तो उसको वेंटिलेटर पे हैं, तो वो कब क्या है, आर्टिफिशियल मशीन्स के द्वारा उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको अभी वो कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर नहीं है। द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड। तो पेशेंट तो ब्रेन डेड है क्योंकि उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ कॉन्शियसनेस भी नहीं है। आर सच पेशेंट हु एवर कम्स टू नॉर्मल लाइफ लिविंग और नॉन लिविंग। तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या कहेंगे, जो कि पता ही नहीं है कि कभी नॉर्मल लाइफ जिनकी हो भी पाएगी या नहीं, तो उसको लिविंग कहेंगे कि नॉन लिविंग कहेंगे। तो ये भी इसको लिविंग स्टेट को डिफ़ाइन करना ह्यूमन बींग्स के कैसे मुश्किल होता है। आगे देखिए, इन हायर क्लासेज यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शंस। तो जितने भी जो लिविंग जो फिनोमेना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग फिनोमेना शो करते हैं, वो अंदर उनकी इंटरेक्शंस हो रही है, बहुत सारे केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उसके द्वारा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। क्या होता है, मान लीजिए आपको पता है टिश्यूज क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन एंड हैविंग सिमिलर ओरिजिन। तो ये जो मान लीजिए जो टिश्यू, ये टिश्यू मिल करके आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ भी आप फंक्शन लगा सकते हो। तो जो प्रॉपर्टीज आपके टिश्यू के अंदर हैं, वो प्रॉपर्टीज आपको एक सेल के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर हम इस सेल को आइसोलेट करें, उसको बाहर स्टडी करें, तो ये जो फंक्शन ये टिश्यू कर सकता है मिल करके, वो फंक्शन ये सिंगल सेल नहीं कर सकता है। तो मतलब ये कहाँ से आई है, तो भी सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उस दौरान आई है, तो वही आपका आ गया कि भी इंटरेक्शन हो रही है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ ए सेलुलर ऑर्गेनेलिज आर नॉट प्रेजेंट इन द मोलिकुलर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द ऑर्गेनेलिज बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमंग द मोलिकुलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेलिज। ऐसे ही क्या है, जो आपके सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, तो इसके जो है वो जब ये एक साथ प्रेजेंट है तभी वो फंक्शन कर पाते हैं। अगर मैं ऐसे केमिकल्स जिनसे ये ऑर्गेनेलिज मिल करके बने हुए हैं, उनको अगर मैं एक जगह रख दूं, तो वो काम नहीं कर पाएंगे जो ये मिल करके कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, आपका एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो आपके सेल ऑर्गेनेलिज हैं, वो इंटरेक्शन के कारण ही वो अपना फंक्शन कर पा रहे हैं। दीज इंटरेक्शंस रिजल्ट्स इन एमरजेंट प्रॉपर्टीज एट हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज दिखाती हैं जो नॉर्मल एक सिंगल लेवल के ऊपर नहीं दिखती हैं। दिस फिनोमेना इज ट्रू इन हियरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑल लेवल्स। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आपके बड़े लेवल्स तक भी, ऊपर के लेवल तक भी, उस केस में सभी में ये ट्रू है कि भाई इंटरेक्शंस के कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज शो होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। देयरफॉर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग। तो आखिर में अब इसको पूरा क्या वो कहते हैं, उसको सार बताएगा कि भी क्या होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम।
तो इंटरेक्शन होती है, बगैर इंटरेक्शन के कुछ भी नहीं, सब डेड है। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिंग सिस्टम कैपेबल ऑफ रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं। तो देखते बायोलॉजी का मतलब क्या है, बायोलॉजी का अर्थ क्या है, क्यों पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जीवन की कहानी धरती पर कैसे हुई, वो आपकी बायोलॉजी है, जिसके अंदर हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, धरती के ऊपर शुरू का जीवन जो आया और उससे आज तक जो हम कितने कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स बन चुके हैं, यहाँ तक कैसे ये इवोल्व हुआ है, इवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसकी स्टडी करना है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आज तक इस धरती पर हुए हैं, जो पहले हुए हैं और जो हैं और आगे होंगे, सभी के अंदर एक कॉमन चीज़ है जो शेयर होती है। वो क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। और जो डीएनए जो आज आपके अंदर है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका है, वो हज़ारों पीढ़ियों से वो इकट्ठा होता उनकी वेरिएशन इकट्ठी होती आपके अंदर है। अब वो आगे ट्रांसफ़र होगा तो वो और चेंज होता जाएगा। तो वो क्या है, सभी का कॉमन है, लेकिन अलग अलग लेवल के ऊपर कॉमन है, अलग अलग डिग्री है कॉमन होने की। अगला जो पोर्शन आएगा वो आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इस वाले चैप्टर में ज़्यादा वो नहीं है कॉम्प्लेक्स, बस आपको मोटे मोटे इसके अंदर फीचर्स पता होने चाहिए, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग फीचर और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स कौन से हैं। इसमें समझने का नहीं है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा हुआ है। इसमें आपके नेक्स्ट जो चैप्टर है इसमें समझने का काफ़ी आएगा। इसमें थोड़ा सा जो आपका थ्योरी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा है।